तो आप लोग ये बताइए कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई हमको पता होना चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है, ये पता होना चाहिए किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी नौकरियां और कितनी जमीनें हैं, पता होना चाहिए ना। पूरे देश के हर व्यक्ति को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो और जनसंख्या के हिसाब से जिसका जितना हक बनता है उसको दिया जाए। हाँ, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है। देश में जो 90% आबादी है वो किसकी है? हमारी किसान कमेरा हरवा चरवा मजदूर वर्ग की। ठीक है। मात्र 10% वो लोग हैं जो लुटेरा वर्ग जिसको कहा जाता है, जो लूटता है, जो मूर्ख बनाता है, पूंजीपति। देश में सामंतवाद, मनवाद और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ है। जब तक ये फांसीवादी, मनवादी, ब्राह्मणवादी ताकतें देश में हावी रहेंगी तब तक किसान कमेरा समाज का अधिकार मिलने वाला नहीं है, भला होने वाला नहीं है। जब ये जो है मनवाद, ब्राह्मणवाद का, सामंतवाद का गठजोड़ जिस राष्ट्र में हुआ है वो राष्ट्र तबाह हो गए हैं। अब जर्मनी में देख लो, हिटलर सामंतवादी था, तानाशाह था। वहां जब ब्राह्मणवाद का, सामंतवाद का गठजोड़ हुआ तो जर्मनी तबाह हो गया। तमाम ऐसे राष्ट्रों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर पूंजीवाद का गठजोड़ हुआ, ब्राह्मणवाद का गठजोड़ हुआ, सामंतवाद का गठजोड़ हुआ, वो राष्ट्र पूरी तरह तबाह हो गए। और वही गठजोड़ आज अपने भारत में चल रहा है। आप देखिए, आपके अधिकार की बात होती है तो तमाम प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि अगर जाति को गिना जाएगा तो देश में जातिवाद फैल जाएगा। पहले तो आप हमें ये बताओ कि देश में जातिवाद था कब? नहीं। माँ के गर्भ में बच्चा आता है उससे पहले ये तय हो जाता है कि इसकी जाति क्या होगी, इसकी शादी कहाँ होगी, ये किस समाज के साथ बैठ के खाना खाएगा, पानी पिएगा, किसके साथ इसको नहीं बैठना है, तय हो जाता है इस देश के अंदर। कहने को हमारी जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन हकीकत यह है कि वो कृषि प्रधान सेकंड नंबर पर, 1 नंबर पर जाति प्रधान है। जाति के बगैर कुछ होना ही नहीं है। शादी होगी तो जाति होगी, सामाजिक संगठन जाति के नाम पर बनते हैं, विवाह जाति के आधार पर होता है, छूआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, हर चीज जाति से तय होती है। जाति मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो और है साहब, जाति के नाम से संसार बने हुए हैं देश में। चमार जो है किसी दूसरे के शमशान में नहीं जलेगा, उसको चमार के शमशान में जलाया जाएगा, अलग बना हुआ। ब्राह्मण का शमशान अलग बना हुआ है, राजपूत का शमशान अलग बना हुआ है, ईर का अलग बना हुआ, खत्री का अलग बना हुआ है, सिंधी का अलग बना हुआ, पंजाबी का अलग बना हुआ है, मुसलमान का कब्रिस्तान अलग बना हुआ है। हर किसी का, यहाँ सोचिए आप, मरने के बाद भी जाति आपको पीछा नहीं छोड़ती है। तमाम खबरें आपको आए दिन सुनने को मिलती होंगी कि फला समाज के व्यक्तियों ने, फला समाज जो छोटी जाति का जिसको कहते हैं, उसके समाज का जो व्यक्ति मर गया उसकी अर्थी को जलाने नहीं दिया, लाश को उस रास्ते से ले जाने नहीं दिया, या बारात को नहीं निकलने दिया, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, मूंछ नहीं रखने दिया। तो क्या है ये? जो लोग इतनी सी बात से डर जाते हैं कि सामने वाले ने मूंछ क्यों रख दी। आरक्षण की व्यवस्था क्या है? सीधी सी बात है, हम कमजोर नहीं है, हम योग्यताहीन नहीं है। असल मसला ये है कि हमें मौका नहीं मिलता है, हमें मौका नहीं दिया जाता है। हमें मौका मिले इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सुनिश्चित किया जाए कि ये लोगों को भी मौका दिया जाएगा। 27% की व्यवस्था की गई थी जो अन्य प्रदेशों में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो 14% है। मध्य प्रदेश में हमारी आबादी 51.9% यानी कि 52% जनसंख्या हमारी मध्य प्रदेश में है, जो अभी ताजा आंकड़े दिए। हम तो इसको ये सच नहीं मानते, हम कहते हैं 60% है, लेकिन जो सरकार ने दिया 11 का आंकड़ा हम वही मान लेते हैं। तो हमारा आरक्षण मध्य प्रदेश में 52% क्यों नहीं है? अपर कास्ट सवर्ण समाज की आबादी 7% है मध्य प्रदेश में, आरक्षण 10% है ईडब्ल्यूएस गरीबी के आधार पर। एक सवाल ठीक है, हर समाज में गरीब होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, सब में गरीब लोग होते हैं, ये नॉर्मल बात है, हम मानते हैं। लेकिन जिसकी संख्या ही 7% है उसमें 10% गरीब कहां से पैदा हो गए? इसका जवाब आप दो में। आपने 10% उनको आरक्षण दिया है, आपने कोई सर्वे कराया, कोई आंकड़ा आपके पास है? आर्थिक आधार का जो मूल पैमाना क्या है? 29 रुपया जो प्रतिदिन कमाता है उसको आप गरीबी रेखा से बाहर कर देते हो। आप कहते हो 29 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला आदमी गरीब नहीं माना जाएगा, सरकार कहती है, मैं नहीं कहता उस बात को। तो आप हमें ये बता दो फिर गरीब है कौन? 66,000 रुपया
प्रति महीना जो कमाता है उसको आप 10% आरक्षण दे रहे हो, और वही 66,000 अगर हम कमाते हैं प्रति महीना तो आप कहते हो हमसे कि हम तो अमीर है, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी के लोग समझते हैं सारे ओबीसी को आरक्षण मिलता है, ये झूठ है। 70% ओबीसी आरक्षण के बाहर है। जो क्रीमी लेयर है उसके तहत जो 8 लाख सालाना कमाता है उस ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब आप हमें ये बताओ साहब कि उनका जो रुपया है और हमारा रुपया, दोनों में क्या फर्क है? क्या हमारा रुपया यूएस का डॉलर है, उनका रुपया भारतीय रुपया है? भाई तभी तो हमारी कमाई ज्यादा हो सकती है। अगर उनका 1 रुपया भारत का रुपया और हमारा 1 रुपया अमेरिका का है तो मानते हैं कि भाई हमारा रुपया 82 रुपया के बराबर है, आपका 1 ही रुपया रह गया है। ऐसा तो है नहीं, इंडियन रुपया हमारे पास भी है और आपके पास भी है, तो फिर वो अमीर गरीब कैसे और हम अमीर कैसे? ये छोटी छोटी चीजें हैं कि किस तरीके से एक ही देश में, उसी देश में जो हमारा देश है, हम इस देश के मूल मालिक हैं, जो कभी इस देश के हम शासक हुआ करते थे, आज इस देश में हमारी स्थिति क्या है ये समझने का सवाल है। आखिर क्यों ये स्थिति हमारी है? सिर्फ इसलिए कि हम इनके चक्रव्यूह में फंस गए, इनके पाखंड में फंस गए, इनकी साजिश में फंस गए, इनके षड्यंत्र में फंस गए। जो कभी प्रधान पंच सरपंच नहीं बन पाते वो देश के मुखिया बने बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, राष्ट्रपति बने बैठे हैं, डीएम एसपी कलेक्टर बने बैठे हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इनको इस चीज का दर्द नहीं कि आपको आरक्षण मिल रहा है। दर्द इस बात का है कि कब तक आप इनके पैरों के पास बैठते थे, हाथ जोड़कर चप्पल उतार कर सामने से गुजरते थे, आज आप बढ़िया सूट बूट पहन करके सामने कुर्सी पे टाक चढ़ा के मुंह में ताव देते हुए बैठते हैं। ये यहाँ पर चुभता है, ये चुभता है इनको। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, ब्राह्मण शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ वही है, पूजा विप्र ज्ञान गुणहीना, सूद न पूजे गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, वो कितना भी नीच क्यों ना, कुकर्मी क्यों ना हो, अज्ञानी क्यों ना, पूजनीय है। लेकिन जो शूद्र है, यानी कि गैर ब्राह्मण में तो सबको सूद ही उन्होंने सबको डाल दिया। पता नहीं क्या क्या उन्होंने डेफिनेशन इसकी दी, हम नहीं जानते, लेकिन उसके हिसाब से जो गैर ब्राह्मण है सबको उन्होंने कहा, ठीक है, तो वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो इनको इसी बात का दर्द है कि आज हम उनके सामने आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को 2 किताबें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो भारतीय संविधान और दूसरा मंडल कमीशन। ये 2 किताबें जिस दिन आप पढ़ लेंगे आपको अपना हक अधिकार समझ में आ जाएगा। ये 2 किताबें आपको पढ़ने की जरूरत है, अपने घर में रखने की जरूरत है। और जो महापुरुषों की तस्वीर देख रहे हैं इनमें आपको जो भी अच्छा लगे उसको पढ़ो और अपने घर उनकी तस्वीर लगाओ। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, चाहे कबीर को पढ़ो, चाहे रैदास को पढ़ो, चाहे महात्मा फुले को पढ़ो, साहू जी महाराज को पढ़ो, चाहे आप जो है बीपी मंडल को पढ़ो या रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ो, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ो या फातिमा शेख को पढ़ो, अब्दुल कयूम अंसारी को पढ़ो, चाहे सर छोटू राम उपदेशी पथक को पढ़ो। किसी एक को पढ़ लो, आप किसी एक को पढ़ लो, उसका अनुसरण कर लो, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि षड्यंत्र क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग हमारे साथी, ये हमारी तीसरी यात्रा है। हम लोग 16 अगस्त 2021 से लगातार ये कार्यक्रम जगह जगह निकाल रहे हैं और ये तीसरी यात्रा 25 अगस्त को मोड़ो बिहार बीपी मंडल साहब के घर से हमने शुरू की थी। जो उधर तस्वीर लगी हुई है, जिनके नाम से मंडल कमीशन मिलता है, जिनकी वजह से ओबीसी का आरक्षण आपको मिलता है, उनके घर से शुरू की थी 25 अगस्त को। और आज हम मध्य प्रदेश में अंतिम छोर पर है, मध्य प्रदेश के, इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और 17 फरवरी तक ये कार्यक्रम 2024 तक चल रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम किसी पार्टी से हैं, हमें किसी पार्टी ने पैसा दिया होगा, किसी बिजनेसमैन ने दिया होगा, तो स्पष्ट समझ लीजिए, पार्टियों को अगर आपकी इतनी ही चिंता होती तो डायरेक्ट ही क्यों न कर देती। वो तो सत्ता में रहे, आपके लिए लागू करा देते। वो सदन में है, सदन में आपके लिए आवाज उठाते। किसी सांसद विधायक को आपकी आवाज उठाते सुना है आज तक? आपके खेत बर्बाद हो रहे हैं, किसी ने कहा बोला किसान बर्बाद हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही, किसी ने कहा इनको मुआवजा दो, खाद का दाम बढ़ रहा है, किसी ने कहा क्यों बढ़ रहा है? कोई नहीं कहता है। इसी तरह जब आरक्षण मिलता है तो कोई नहीं कहता है क्यों मिलता है, इनका आरक्षण दो। तो ये आप स्पष्ट जान जाइए कि कोई नेता या कोई पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। और बिजनेसमैन, उसका सीधा सा जवाब ये है कि बिजनेसमैन क्यों करेगा आपको, क्योंकि ये लड़ाई ही पूरी नेताओं और बिजनेसमैनों के खिलाफ है, पूंजीवादियों के खिलाफ है, ब्राह्मणवादियों, सामंतवादियों, मनवादियों के खिलाफ लड़ाई पूरी है आपकी। यहाँ पर लड़ाई लुटेरा और कमेरा की लड़ाई है, शोषक और शोषित की लड़ाई है, शासक
और भीतरी और बाहरी की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मैं कहता हूँ, आपने शायद न समझ पाया उनके मैसेज को, तो मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग में फिट कर लो हमें इस देश का शासक बनना है और अभी से प्रयास शुरू कर दो। जब अभी से हम लड़ेंगे तो कई साल गुजर जाएंगे, कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब स्थिति हम सुधार पाएंगे। हमें क्या जरूरत थी, 27 साल हमारी उम्र है, 35-36 साल के ये हो गए, 35-36 साल के ये है, सबके पास अपनी खेती बाती है, घर परिवार है, बाल बच्चे है, सारी चीजें, हमारा भी परिवार है। क्या जरूरत है आपके बीच घूमने की? हमें हमारी जो उम्र के बच्चे हैं वो आज या तो अयाशी कर रहे हैं, या अगर जॉब में सेटलमेंट है तो अपना जो है ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर घर में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, यही कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह निकल रहे हैं। हमें क्या जरूरत है? पर हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम इस बात को समझ गए हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के लिए इस संदेश को, जो हमारे महापुरुषों का है, जो हमारे किसान कमेरा समाज की लड़ाई है, जो हलवा चरवाहा समाज की लड़ाई है, हम उसको उस तक पहुंचाए और उसको बताया कि कैसे आपको लूटा जा रहा है, कैसे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाया जा रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट आज ये बात आपको बोल के जा रहा हूँ, पता नहीं कब आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ा लंबा कार्यक्रम है। मैं ये स्पष्ट बोल देता हूँ कि अगर आप आज शांत रहे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और आपसे जवाब करेंगी। उस समय आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। आप शर्मिंदा हो गए उनसे नजर मिलाने में। क्यों? क्योंकि आज आप शांत बैठे हैं। आज आप शांत बैठे हैं जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हमें राष्ट्रवाद की चाशनी में और धर्म की चाशनी में डुबो करके बर्बाद किया जा रहा है। आपको पता है कल अदानी का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया डूब गया, तो उसमें एक संस्था ने रिपोर्ट पेश की कि अदानी ने गलत तरीके से घोटाला किया। तो अदानी ने क्या कहा कि ये भारत पे हमला है। अरे हरामखोर, तूने हमारे देश का पैसा डुबा दिया। जब तुमसे सवाल किया गया तो कह रहा है ये भारत में हमला है। क्या तुम भारत है? भारत ये है जो यहाँ खड़ा है। भारत गांव में, गलियों में बसता है, खेतों में बसता है। सर छोटू राम ने कहा था, सर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। भारत खेतों और खलिहानों में बसता है, बस्ती और गांव में बसता है। किसी अदानी की जेब में भारत नहीं रखा है जो कह रहा है ये भारत में हमला है। एक तरफ तुम घोटाला करो, जब सवाल हम करें तो कह दो हम राष्ट्रद्रोही है, हम देशद्रोही है। तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे? इस देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए हमने कितने सर नहीं दिए, कितनी कुर्बानियां नहीं दी। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे उसके बाद जितने भी हमले हुए हो, हमने झेले हैं। दिखा दो कितने अदानी अमानी और नेताओं के बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं। तुम हमें दिखाओगे? हमसे पूछोगे राष्ट्रपति भक्ति पर सवाल, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? अरे राष्ट्र ये है, असली राष्ट्र, असली भारत में जब आप घूमोगे तो पता चलेगा भारत का दर्द क्या है। भारत का किसान कमेरा हलवा चरवा जो 90% समाज है वो असली राष्ट्र है, न कि लकीरों से खिंचा हुआ नक्शा भारत है। असल राष्ट्र यहाँ बसता है गांव में। और अदानी अवानी कहता है ये भारत पे हमला है, इस बात को समझना होगा। इसी तरह हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि भारत पे हमला है। जब भी सवाल करो, बीजेपी, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, जब जिसकी सरकार होती है, अगर उनसे आप सवाल करोगे कहेंगे कि नहीं ये तो देश पे हमला है, ये राष्ट्र पे हमला है, ये खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सलवादी है, वो माओवादी है, वो जातिवादी है, वो आतंकवादी है। अरे हरामखोरो, तुम कौन हो ये बताओ मुझे सर्टिफिकेट देने वाले। हमारे वोट से, हमारे टैक्स से तुम्हारा पेट पलता है। अगर हम आपको टैक्स देना आज बंद कर दें तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। हमारे लोग जब मजदूरी करते हैं, हमारे लोग जब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब तुम हेलीकॉप्टर में घूमते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी में बैठते हो। ये जो सड़कें बनी हैं ये अदानी अमानी सरकार ने नहीं बनवाई है, ये हमारे टैक्स से बनी है। उसके बावजूद भी हमसे रोड टैक्स वसूला जाता है, टोल टैक्स के रूप में रोड टैक्स वसूला जाता है। अगर हम बाहर प्रदेश से आते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, सफर करते हैं तो टैक्स लिया जाता है। हम जगह जगह पर टैक्स देते हैं इसके बावजूद, जबकि वो सारे संसाधन हमारे पैसे से निर्मित है। और आप हमें दिखा रहे हो कि हमने 5 किलो राशन दे दिया, ले जाओ अपना 5 किलो राशन, हमें नहीं चाहिए, रख लो अपने घर में, हमें हमारा हक दे दो। तुम 10% हो, 5% हो, गिनती करवा लो, जिसकी जितनी संख्या है बराबर बांट दो। हम ये नहीं कह रहे तुम राष्ट्र छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हम किसान कमेरा समाज के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। हमने तुम्हें यहाँ शरण दी है और तुम उसी औकात में रहो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो मामला कुछ अलग हो जाएगा। इसलिए गिनती करवा लो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो, झगड़ा मिट जाएगा। जमीनों में, जंगलों में, संपत्ति में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, हर जगह हमें हमारा हिस्सा चाहिए।
अहीर, कोयरी, कुर्मी, लोधी, निषाद, बिंद, मल्ला, चमार, डोम, जो जितना जो समाज जिसकी संख्या है सभी समाज को उसका उतना हक दे दो। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार जो भी है, हम ये नहीं कहते उनको मत दो, उनको भी दो, उनकी संख्या के हिसाब से दो। हम न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को खदेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज के हित की बात कर रहे हैं। सारा झगड़ा मिट जाएगा, राष्ट्र का उत्थान जभी होगा जब सबको बराबर अवसर मिलेगा राष्ट्र हित में अपना योगदान देने का। केवल नारेबाजी से राष्ट्र उत्थान नहीं होने वाला है। अंत में मैं एक लाइन बोलूंगा, यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं भीम सिंह पटेल जी का है, और ये एक कविता कहते थे बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसकी 2 लाइनें ही बोलूंगा। और वो कहते थे कि भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई भुला भुला के देगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई भुला भुला के देगा इस धोखे में मत रहना। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।